नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से संबंधित है। कासगंज एटा से काट कर या एटा से अलग होकर एक जिला बनाया गया है, नया जिला है। तकरीबन 3 साल पहले मार्च 2019 में पटियाली इलाके के अलीगंज मार्ग पर एक लाश पड़ी हुई मिली, जिसकी गला दबाकर हत्या की गई थी और जिसके चेहरे पर बार बार भारी वस्तु से प्रहार करके चेहरे को विकृत कर दिया गया था। कई महीने बाद यह पता लगा कि मृतक का नाम महेश है और वो बदायूं का रहने वाला है। मृतक के भाई उमेंद्र ने पुलिस को हत्या की एक तहरीर दी। तहरीर में यह कहा कि मेरा भाई एक गैंग में शामिल हो गया था, जिसमें एक महिला भी है। ये गैंग क्या करता था ये मुझे बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से वो इसी गैंग के लिए काम करता था। मुझे अंदेशा है कि इसी गैंग के लोगों ने, यानी गैंग के उसके साथियों ने ही इसकी हत्या की है। उमेंद्र ने तहरीर में पूजा, नरवेश, धर्मवीर और अशोक को नामजद किया। यानी उसके हिसाब से उसके भाई को लेके इन 5 लोगों का कोई गैंग था जो किसी तरह का अपराध करता था जिसकी उसे जानकारी नहीं थी। बहरहाल भाई उमेंद्र की तहरीर पर धनवीर और अशोक को गिरफ्तार कर लिया गया। उन दोनों से पूछा गया कि आखिर तुमने ये हत्या क्यों की। उन दोनों ने इतनी बात स्वीकार की कि हां, हमने हत्या की है। किस लिए हत्या की? उन्होंने कहा, साहब हम लोग जमीनों का धंधा करते थे। धंधे में पैसे के बंटवारे को लेकर हमारा झगड़ा हुआ। शराब पीकर जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया और ऐसा लगा कि महेश हम लोगों को मार देगा, हम लोगों ने उसके पहले ही उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि जमीनों का ये धंधा कहां करते थे, कहां खरीदी, कहां बेची, बिचौलिए कौन थे, कौन सी कंपनी थी, किसके लिए करते थे, किसी ने इनसे जमीन खरीदी भी कि नहीं खरीदी, इन्होंने कितने लोगों से जमीन खरीदी, उसकी प्लॉटिंग की या बेची, या जो भी धंधा करते थे। दोनों ने बताया कि हम ये धंधा करते थे। महिला किस तरह से शामिल थी? दोनों ने साफ साफ कह दिया कि साहब वो महिला गैंग में शामिल नहीं थी। दरअसल वो नरवेश की जानने वाली थी और यूं कह लीजिए कि शायद उसकी पत्नी की तरह उसके साथ रहती थी। पुलिस ने इस बयान को अटल सत्य मान लिया। पुलिस को इससे बढ़िया क्या होता है कि 2 आदमी पकड़े जाएं और ये बता दें कि हाँ साहब मैंने मारा है। उनके बयान के आधार पर, मौके पे मिली चीज़ों के आधार पर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर 2-4 जो क्रिएट किए जाते हैं एविडेंस, पुलिस करती है कि हाँ साहब इनको सबको एक साथ मैंने बाजार से जाते हुए देखा था, जिनमें से एक की हत्या हो गई, इसलिए माना जाएगा कि इन्हीं लोगों ने यह हत्या की है। चार्जशीट सबमिट कर दी, बाकी दोनों को जेल भेज दिया।
नरवेश और पूजा को वांटेड कर दिया, क्योंकि इन दोनों ने बताया कि भाई वो पति पत्नी है या केप्ट है उसकी, या जो भी प्रेमिका है। तो उन्होंने कहा ये दोनों भाग गए हैं, दोनों को फरार घोषित कर दिया गया, और फरार घोषित करके इनको ढूंढने की कवायद कागजों पे चलती रही। 2022 में एक यंग अफसर पहली पोस्टिंग में कासगंज पहुंचा। नाम है रोहन बोत्रे, आजकल एसपी गाजीपुर है। मेरा अंडर ट्रेनिंग अलीगढ़ में रहा है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्राइम की समझ रखने वाला और सीखने की ललक रखने वाला अधिकारी है। इसने पुराने जो केसेस हैं उनका रिव्यू शुरू किया। रिव्यू में ये पता लगा कि साहब एक मृतक महेश, उसके भाई ओमेंद्र की तहरीर, जिसमें 4 लोग नामजद, 2 पुलिस ने गिरफ्तार किए, 2 का आज तक पता नहीं लगा। यह भी पता लगा कि जब ये पकड़े नहीं जा रहे थे तो 2021 में पुलिस ने नरवेश और पूजा पर 15-15 हजार का इनाम घोषित कर दिया। बाद में रोहन बोत्रे ने यानी एसपी कासगंज ने ये इनाम की राशि बढ़ाकर 25,000 कर दी। ये रिव्यू होता है हमारे यहाँ जोनल लेवल पर या रेंज के लेवल पर कि आपके यहाँ कुल कितने इनामी ऐसे बदमाश जिनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई है। और फिर महीने की मीटिंग में, मंथली मीटिंग, रिव्यू मीटिंग जो होती है, उसमें कार्रवाई के बारे में पूछा जाता है कि साहब आपने इनको ढूंढने का क्या प्रयास किया। तो दरोगा जी खड़े होते हैं, इंस्पेक्टर साहब खड़े होते हैं, वही पुलिस के किस्से कि साहब मैं यहाँ से कूद कर वहाँ गया, वहाँ से कूद कर वहाँ गया, वहाँ उसका बहनोई मिला, उसने बताया कि साहब वो तो 3 साल से आया ही नहीं है। फिर ये पूछा गया कि साहब बड़ी कोशिश करके पता किया कि वो साहब बम्बई चला गया था, वहाँ कहीं किसी होटल में काम करता है। अच्छा भाई ठीक है, टीम भेज के जरा बम्बई में दिखवाओ, पहचानने वाले को साथ ले जाओ। जी सरकार, जी हुजूर, बात खत्म हो गई। अगली रिव्यू मीटिंग में फिर एक नया किस्सा या नया कहानी या नई। पीछे पड़ने वाला अगर अधिकारी है तो वो हर इस तरह के किस्से कहानी का छिद्रान्वेषण करता है। अच्छा तो बहनोई था, क्या नाम था उसका? तो जब बहनोई से मिले हों तब तो नाम बताएं। वो सर डायरी नहीं लाया, मैं है मेरे पास है सर, मैं बता दूंगा। परसों जब किया जाने लगा तो ऐसे सभी फरार अभियुक्तों को ढूंढने का काम क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। आप इनके परिवार वालों का नंबर लीजिए, सबके नंबर की सीडीआर निकालिए और ये देखिए कि किसी अननोन नंबर से कभी इनकी बात हुई हो सकता है ये नंबर उसी फरार अपराधी का हो जो अपने परिवार के टच में आज भी हो। बात करते करते इन दोनों फरार अपराधी नरवेश और पूजा कि जब क्राइम ब्रांच ने तहकीकात शुरू की तो नरवेश की लोकेशन हरिद्वार के आसपास मिलने लगी। भाई से हुई बातचीत, मां से हुई बातचीत, जब 3-4 रिश्तेदारों में एक नंबर कॉमन जो कम बात करने वाला हो उसको वेरीफाई किया गया तो अंदाज लगा कि शायद यही नरवेश का नंबर होगा। लोकेशन मिली हरिद्वार में। पुलिस ने 3 बार प्रयास किया। वहां पहुंचने के पहले वो मोबाइल बंद हो जाता था और कंफर्म हो गया कि ये नरवेश ही है। फिर नया नंबर आता था, फिर नए नंबर को ट्रैक किया जाता था और फाइनली पुलिस ने
बदायूं से नरवेश को गिरफ्तार कर लिया। धनवीर और अशोक जो महेश की हत्या में जेल गए थे, उनमें से अशोक तो जेल में था, धनवीर जमानत पर बाहर आ गया था। क्रॉस चेक करने के लिए, आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने के लिए धनवीर को भी पूछताछ के लिए लाया गया कासगंज, और नरवेश को भी लाया गया। धनवीर ने हत्या का जो कारण बताया था वो केस डायरीज में लिखा हुआ था। पहले दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई। पूछताछ का बिंदु सिर्फ ये था कि महेश की हत्या क्यों की। धनवीर ने अपना किस्सा बताया था और फिर उसके बाद नरवेश ने अपना एक अलग किस्सा बताया। पुलिस की समझ में आ गया कि या तो ये झूठ बोल रहा है या धनवीर झूठ बोलकर जेल चला गया, जमानत पर आ गया। फिर पुलिस ने अपना काम शुरू किया। थोड़ी मेहनत तो हुई, लेकिन 6-7 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों अपनी अपनी लाइन पर आ गए। फिर ये बताया उन्होंने कि हमारा 5 लोगों का गैंग है। 5 लोगों में उन्होंने बताया महेश जिसकी हत्या हो गई, नरवेश और धनवीर जो पकड़े गए, अशोक जो जेल में है। सवाल ये आया कि पूजा कहाँ गई, क्योंकि पूजा को भी अपना गैंग मेंबर बताया। और फिर ये बताया कि ये बात नहीं पता लगी महेश के भाई उमेंद्र ने जो तहरीर में लिख के दिया है कि मुझे ये पता नहीं कि ये क्या काम करते थे, लेकिन ये एक गैंग चलाते थे। पुलिस ने सबसे पहले ये जानने की कोशिश की कि तुम कौन सा गैंग चलाते थे, और जब उन्होंने एक एक करके बताना शुरू किया, पूछताछ करने वालों के भी होश फाख्ता हो गए। उन्होंने बताया कि साहब पूजा जिसकी उम्र 22-23 साल होगी, हम लोग ऐसे परिवार को टारगेट करते थे जहां पर लड़कों की शादियां नहीं हो रही थी। किसी के थ्रू मैसेज कराया जाता था कि एक लड़की जिसके माँ बाप मर गए हैं, एक लड़की जो बहुत गरीब है, एक लड़की जिसका कोई वारिस नहीं रह गया है, वो अपने मामा मामी के यहाँ रहती है। मामा मामी बहुत परेशान हैं, लड़की जवान हो गई है, शादी करना चाहते हैं, और फिर इस शादी के बदले में कुछ पैसे वो लोग ले लिया करते थे, और लड़की की शादी पंचायत घर में, जहां पर 4-6 गैंग मेंबर 10 इकट्ठा हो जाएं, 1-2 महिलाएं भी ले आए, या ये कह के कि साहब बहुत गरीब लोग हैं, बहुत ज़्यादा पैसा शादी में नहीं खर्च कर सकते, और जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनको ये लगता था कि बस लड़की मिल जाए, शादी हो जाए, उसे घर ले आए, बहू हो जाए, आगे संतानें हो, हमारा वंश चले। शादी हो गई, बहू पहले दिन विदा होके अपने ससुराल पहुंची। रात में ही जो गहने मिले थे उसको वर पक्ष से, वो दूल्हे का उस कमरे में रखा हुआ पैसा, सास के, ननद के या और जो भी हैं उनके गहने, भोर होने से पहले सब लेकर चंपत हो जाती थी। ये पूछा गया कि अरे ये इतना बड़ा काम तुम लोग करते थे, कितनी जगह तुम लोगों ने यह काम किया? एक एक करके गैंग ने 9 ऐसी जगहें बताई जहां पर इसकी शादी की गई, और उसी रात में उसका भी मोडस ऑपरेंडी बताया कि जो पर्स शादी के बाद विदाई में लेकर जाती थी, उसमें नींद की गोलियां 5 पत्ते, यानी एक पत्ते में, एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स, 5 पत्ते यानी 50 गोलियां लेकर जाती थी, और
किसी न किसी बहाने रसोई में जाती थी। भाई जिस दिन बहू आई है रसोई में जाएगी ही जाएगी, वो ले जाया जाएगा। लोग डिमांड करेंगे कि बहू के हाथ की चाय पीनी है या खाना खाना है। पहुंची और किसी चीज में मिलाया, औरतें और आदमी वो खाकर बेहोश हुए और रात में 12-1 बजे तक सामान बटोरा और चली गई। मैंने ऐसी लुटेरी दुल्हनों के गैंग के बारे में आपको बताया था, घटना बरेली की थी, बहुत डिटेल में बताया था। मुझे पार्ट याद नहीं है, जो हमारे सुधी श्रोता हैं जो इसको परसू करते हैं उन्हें पता होगा किस पार्ट में मैंने इस तरह के गैंग के, पहले इस तरह के गैंग के बारे में बताया था। इन 9 जगहों को वेरीफाई किया गया, सब जगह मुकदमे कायम थे। फिर पुलिस इस पर आई कि वो दुल्हन गई कहां, वो अब कहां है, क्या वो परमानेंट कहीं शादी उसकी कर दी तुम लोगों ने, वो आने को तैयार नहीं हुई। पहले फिर इन लोगों ने आनाकानी शुरू की, दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये किस्सा वो कहानी। फिर शुरू हुआ वही कार्यक्रम जो होना चाहिए। तब उन्होंने ये बताया कि 2019 में जब महेश की हम लोगों ने हत्या की थी, उसके एक दिन पहले इसकी जहां शादी हुई थी, बहुत बड़ी रकम और बहुत ज्यादा गहने ये लेकर आई थी। वो ऐसे लोग थे कि बहू के आने पर सास ने अपना सब कुछ, जिसे कहते हैं चाबी भी सौंप दी कि भाई तुम हमारे घर की बहू हो, ये मेरा लड़का है, अकेला लड़का है और आज से सब कुछ तुम्हारा। उन्होंने अलमारी दिखा दी, तिजोरी दिखा दी, पैसा दिखा दिया। और जो उसका दूल्हा था, जो उसका हस्बैंड था जिससे उसकी शादी हुई थी, उसने भी वैसे मोडस ऑपरेंडी में ये भी बताया गया कि रात में सोने से पहले वो ये कहती थी कि घर वालों ने कुछ जो गहने और पैसे दिए हैं इसको मैं कहाँ रख दूं, या तुम्हारे पैसे कहाँ रखते हैं वहीं रख दूंगी तो सुरक्षित रहेगा। नई बहू के लिए जो दूल्हा है या जो लड़का है या जो आदमी है वो ये बता देता है कि हाँ हाँ हमारे पैसे वहां रखे हैं, वहीं तुम भी रख दो, उसे कोई नहीं छूता है। बताया कि उस शादी में कई लाख रुपए और सोने चांदी की बहुत ढेर सारे जेवर लेकर ये आई थी। रात में बंटवारा होना शुरू हुआ। महेश ने उसमें सोने का कुछ सामान बंटवारे के समय, जब वो ऐसे आलती पालती मार के बैठे हुए थे, तो जांघ के नीचे खिसका लिया। फाइनली जब फिर देखा, सुना जाने लगा कि भाई वो हार कहाँ गया, अभी तो यही था, और उसी में वाद विवाद हो गया। महेश को उठने के लिए कहा गया, उसने मना कर दिया। फिर 4 लोगों ने जबरदस्ती उठाया तो उसके पैरों के जांघ के नीचे छिपा कर रखा हुआ वो हार या उस गहना, वो सोना, जो भी चीज थी वो मिल गई। महेश कहता रहा कि वो खिसक गई होगी, चली गई होगी, मुझे नहीं पता, गिर गई होगी। लेकिन बाकी 3 लोगों ने मिलकर महेश की गला दबाकर हत्या कर दी और उसे खींचकर कंधे पर लाद कर ले गए अलीगंज मार्ग पर, पटियाले के अलीगंज मार्ग पर सड़क के किनारे फेंक दिया। इस सब काम में पूजा ने भी उनका सहयोग किया। जब उसे फेंक कर ये लोग फिर वापस अपने उस कमरे में, अपने उस घर में आए, तो पूजा ने यह कहना शुरू किया कि यह काम तुम लोगों ने गलत किया है। हम लोगों में सबसे होशियार आदमी महेश ही था। कितनी बार फंसने से इसी ने बचाया, और उसको मार के, वो भी 1-2 हार के लिए तुमने गलत किया। हम ऐसे पता नहीं कितने हार और ले आते।
बाकी 3 ने इसका विरोध किया कि जब मार दिया तो मार दिया, अब तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। उसने भी गुस्से में कहा, मैं पुलिस को बताऊंगी। आपस में तीनों ने इशारा किया, धनवीर, अशोक और नरवेश ने, कि हो सकता है ये गुस्से में पुलिस को या किसी और को बता दे। उसी समय उसका मुंह दबाकर तीनों ने बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर उसे एक जीप किराए पर लेकर एक रजाई और गद्दे के भीतर अच्छी तरह से बांधकर उसे ये सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में ले गए। सामान सब उतार लिया, जीप वाले को जाने को कह दिया। तीनों बारी बारी से कंधे पर लाद कर बालू खोदने वाले गड्ढे, जहां से खनन किया जाता है, बालू लोग उठा के ले जाते हैं, ऊपर की तरफ रखते हैं, उसी एक गहरे गड्ढे में उसे गिरा दिया। और उसके बाद तीनों ने मिलकर उसके ऊपर बहुत, जिसे कहते हैं कि बालू के का बहुत बड़ा हिस्सा उसके ऊपर ढक दिया कि कल को अगर कोई खनन करने आएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन यहां पर जान पाएगा। और 3 साल से पुलिस ये मानती रही कि पूजा और नरवेश के संबंध थे, ये दोनों भाग गए। 2 ही पकड़े गए, 1 की हत्या हो गई। 18 मई 2022 को जब उसने ये बताया कि साहब इस तरह सोनगढ़ी के बालू खोदने वाली जगह पर उसको बहुत नीचे, बहुत गहराई में बालू खोदा गया था, नीचे जब वो मिट्टी आ जाती है तब उसका खनन ये लोग बंद करते हैं। पुलिस की एक बड़ी टीम उस जगह पर गई जहां पर इसे दफनाया जाना या फेंका जाना या दबाया जाना बताया गया था। और वहां पूजा का कंकाल बरामद हो गया। अशोक पहले से ही जेल में था। इस हत्या का आरोप भी उस पर लगाया गया, चार्जशीट में उसका भी नाम दिया गया। धनवीर और नरवेश पूजा की हत्या के मुलजिम बनाए गए। धनवीर पहली महेश की हत्या के मामले में जमानत पर था और पूजा की हत्या के मामले में नरवेश और धनवीर दोनों जेल भेज दिए गए। आज की घटना। आज की घटना में लुटेरी दुल्हन का पूरा गैंग तब सामने आया जब रकम के बंटवारे को लेकर इनमें आपस में झगड़ा हुआ और 2 लोगों की हत्या हो गई। लेकिन 3 साल तक इस लुटेरी दुल्हन का पता पुलिस नहीं लगा पाई। ये मान के चल रही थी कि इन दोनों में संबंध थे और ये दोनों ही भाग गए। दूसरी सबसे बड़ी गलती पुलिस ने की कि जब महेश की हत्या में धनवीर और अशोक को गिरफ्तार किया तो उनसे गहराई से पूछताछ नहीं की गई। उन्होंने जो थोड़ी बहुत, उन्होंने जब मान लिया कि साहब हमने मारा, कैसे मारा ये भी बता दिया, कौन कौन था ये भी बता दिया, लेकिन क्यों मारा इस पर तहकीकात नहीं हुई, वरना तभी पूजा की लाश भी बरामद हो जाती, तभी इस पूरे गैंग का पता लग जाता, तभी उन 9 FIR का पता लग जाता जहां जहां जाकर इस पूजा ने नशीली दवाइयां खिला खिला कर लोगों को लूटा था। हालांकि इस तरह की लुटेरी दुल्हनों का इतिहास बहुत पुराना है और जो शादी के विज्ञापन हैं और तमाम जो साइट्स हैं शादियों की, ये इसी तरह की लुटेरी दुल्हन या लुटेरे दूल्हे के लेटेस्ट वर्जन हैं। पहले ये
पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हरियाणा, जहाँ मेल फीमेल रेशियो बहुत कम है, वहाँ पर लड़कों की शादियों में बहुत दिक्कत होती थी। काफी उम्र हो जाने पर भी लड़कों की शादी नहीं हो पाती थी। तो जो मजदूर बिहार, झारखंड या छत्तीसगढ़ से हरियाणा या पंजाब को जाते थे, उनमें से जो बीच के दलाल हुआ करते थे, वो लड़कियों को ऐसे लड़कों से शादी करने के लिए बेच दिया करते थे, बहुत पैसा लेते थे। और इस गैंग ने इसी का फायदा उठाया। वहीं के रहने वाले ये लोग कासगंज के, उन्हें पता था कि किन किन परिवारों में लड़कों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। सब लगा हुआ है, जैसे कासगंज है, अलीगढ़ है, फिर उसके बाद आप आगे जाएंगे, मथुरा है, हाथरस है। ये सब कंटिगुअस इलाका ऐसा है जहाँ पर आज भी चूंकि सेक्स रेशियो वहाँ पर बहुत खराब है, गड़बड़ है, लड़कियों की संख्या या फीमेल की संख्या, महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। तो उन्हें पता है कि फलां के 3 लड़के हैं, तीनों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में वो दूसरे तीसरे के माध्यम से कि साहब अभी अभी हम फलां जगह से आए हैं, लड़की फलाना है, तमाम तरह की बातें बनाकर उसे बेच दिया करते हैं। अगर सब कुछ सही सलामत रहा, घर वालों ने ठीक से रखा, तो वो वहाँ बहू बनकर रहती हैं, बच्चे उनके हो जाते हैं और सारा काम धाम वो करती हैं। उन्हें जो इज्जत, दर्जा हासिल जो होना चाहिए उनका, वो मिल भी जाता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये अनकंफर्टेबल होती हैं। जब 1-2 बच्चे हो जाते हैं तो उन बच्चों को रोक कर ये वहीं उसी घर में रहती हैं। बच्चों से बड़ा लगाव या प्रेम रहता है, उसको छोड़ देती हैं और ये महिलाएं चली जाती हैं, या तो कहीं और शादी कर लेती हैं या वापस चले जाते हैं। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चूंकि बहुत लंबे समय रहा हूँ, ऐसे तमाम परिवारों को जानता हूँ जहाँ आज भी बाहर से ये लाई गई लड़कियाँ या खरीदी गई लड़कियाँ आज भी अपने इज्जत से या कह लें या वहाँ पर परिवार के हिस्से की तरह रहते हैं, और उनके लड़के बच्चे हैं जो बाकी परिवार को वो बढ़ाया उन्होंने। वो कहते हैं साहब हमारा वंश आगे बढ़ गया। मैंने बहुत पहले अपराध के सिलसिले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रणुआ रजिस्टर का जिक्र किया था। आज से 30-40 साल पहले जब ये सेक्स रेशियो और खराब हुआ करता था, तो हरियाणा से लगे हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में 3-3, 4-4 भाइयों के बीच में एक ही महिला रहती थी। और कालांतर में जब ये बुजुर्ग होते थे या कहीं और इनका मन भटकने लगता था, तो मान लिया 4 भाई हैं, चारों का हिस्सा है उसमें, तो जिसकी बच्चे या जिसकी पत्नी है वो लोग मिलकर ऐसे, इनको रणुआ कहते हैं कि साहब इनकी शादी नहीं हुई है। दरअसल ये विधवा का विलोम है। ऐसे लोगों की हत्याएं होने लगी प्रॉपर्टी के लिए। इन हत्याओं को रोकने के लिए आज से 30-40 साल पहले, और तमाम मैंने उसमें बताया भी था कि कुछ थानों में आज भी ये रणुआ रजिस्टर मौजूद है, ऐसे लोगों की जिनकी शादी नहीं हुई है लेकिन प्रॉपर्टी में बराबर के हिस्सेदार हैं, ऐसे लोगों को एक रजिस्टर में नाम लिखा जाता था। जब भी वो बीट के कांस्टेबल जाते थे तो उनका हाल चाल ले लिया करते थे, जानने की कोशिश करते थे कि कोई रंजिश तो नहीं हो गई इस बीच में प्रॉपर्टी को लेकर। ऐसे ही परिवारों को ये गैंग निशाना बनाते हैं। पता लगा इनकी शादी नहीं हो रही है या लड़कियां नहीं मिल रही हैं, फौरन किसी न किसी से लड़की के बारे में कहलाकर फिर लड़की दिखाने का काम कस्बे के, शहर के किसी मंदिर में कर लेते थे। तुरंत बात तय हो जाती थी। मंदिर के पंडित जी शादी की डेट बता दिया करते थे, और ये कि साहब हम तो बहुत दूर रहते हैं, वहाँ कहाँ बारात जाएगी, फला जगह शादी कर लेते हैं।
या मंदिर में ही शादी कर लेते हैं, बारात आई वहीं शादी कर दी, लड़की को विदा कर दिया। दिक्कत यह है कि ये सक्सेसफुल इसलिए हुई ये हुई पूजा कि आज भी जब शादी होकर बहू आती है तो जो बुआ हैं लड़के की, मौसी हैं, चाची हैं, ननद हैं, सास हैं, जिस दिन बहू आती है उसके हाथ की चाय पीने की इतनी लालसा होती है इन लोगों को, उसके हाथ का खाना खाने की इतनी ऐसी ललक हो जाती है कि नहीं अब तो बहू आई है, बहू के हाथ की ही चाय पिएंगे। दो एस्पेक्ट हैं इसके, या तो वो जनाना चाहती हैं, दिखाना चाहती हैं कि ये बहू जो आई है खाना बहुत अच्छा बना लेती है, या घर का सारा काम कर लेती है, चाय भी बना लेती है, तो समाज में एक अच्छी उनकी पहचान हो जाती है, सब बहू अच्छी, बहुत अच्छी ले आए। और पूजा इसी कमजोरी का फायदा उठाती है। उसको पता है कि जाते ही कोई न कोई कहेगा, या सास कान में आके कहेगी कि सब लोग चाहते हैं कि तुम चाय बना के पिला दो, फौरन तैयार हो जाती थी। बल्कि एक कदम आगे कहती थी, चाय ही क्यों, मैं खाना पूरा बना दूंगी सबका। और उसी समय खाने के किसी भी चीज में वो 25-30 ये गोलियां मिला दिया करती थी। इतनी ट्रेंड हो गई थी कि उसको पता है कि खाना खाने की कितनी देर बाद ये बेहोश हो जाएंगे। और खाना मतलब बहू के हाथ का खाना खाने के लिए चाहे अपनी सास को कभी न खिलाया हो, लेकिन उस समय सभी इस फेज से होकर सभी महिलाएं जो बड़ी हैं उम्र में, विवाहित हैं, वो इस फेज से गुजरी होंगी। अपना अपना अतीत याद करिए, कितनी जिद करती हैं कि नहीं 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 बहू के हाथ का ही खाना खाएंगे। मतलब ऐसा लगता है जैसे वो खाना बना देगी या खिला देगी बना के तो बिना गंगा नहाए कुंभ के पुण्य का लाभ मिल जाएगा। ऐसा घेर के उस समय खाना बनवाने की जिद की जाती है नई बहू से। और इसी का फायदा पूजा ने हर इन सभी 9 जगहों पे जहां वो सक्सेसफुल हुई, इसी का फायदा उसने उठाया। और सवेरा होते होते इन्हीं बुआ, ताई, मौसी, मौसा, फूफा, इन सब के गहने उतरे हुए मिलते थे, इन सब का पैसा लूटा हुआ मिलता था। और सवेरे सवेरे ये सब थाने में ही दिखाई पड़ते थे। और थानेदार भी कहता था कि हमसे पूछ के शादी की है। ये लूटे पिटे वहीं थाने पे कि साहब देखिए वो लूट के लेके चली गई। ये तो ओल्ड वर्जन था। और इस तरह के लुटेरे दूल्हे या लुटेरी दुल्हन, इनका जो लेटेस्ट वर्जन है इलेक्ट्रॉनिक एज में, वो मैरिज ब्यूरोज हैं। शादी.com, साथी.com, बंधन.com या अखबारों के जो वैवाहिक विज्ञापन है। जरा सा आप चूक गए कि शादी के अगले दिन ही थाने पर होंगे, और थानेदार भी अलग से मौज लेगा, वो चुहल करेगा। अच्छा 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 अच्छा, तो पहले से नहीं पता था आपको? अच्छा, पता नहीं किया था आपने? अरे बहुत गलत जगह फंस गए आप। या थोड़ा और बदतमीज टाइप का होगा तो कहेगा हमसे पूछ के शादी की थी, मुकदमा लिख देंगे। इसलिए किस्सा कोई परिवार के लोगों से, बहुत यंग जनरेशन के बच्चों से, जो हमारे सुधी श्रोता भी हैं, लड़कियां भी लड़के भी, या बुजुर्ग लोग जिनके लड़के लड़कियों की शादी होनी है, कि लड़के की शादी आपको करनी हो या लड़की की शादी करनी हो तो कम से कम 3 पीढ़ियों की जानकारी जरूर कर लें, और कम से कम 4 रिश्तेदारों के बारे में भी गहराई से जानकारी कर लें। 4 का मतलब जैसे बुआ का है, फूफा का है, ताऊ का है, चाचा का है,
कहाँ रहते हैं, साथ रहते हैं, अलग रहते हैं, क्या बैकग्राउंड है, ताकि आप इंश्योर हो लें कि हाँ, अगर ये लड़की कुछ गड़बड़ करेगी या लड़का कुछ गड़बड़ करेगा तो इनके मौसा, ताऊ, बुआ, फूफा, इनसे संपर्क किया जा सकता है या इन पर दबाव बनाया जा सकता है। तो 3 पीढ़ियों की और 4 रिश्तेदारों की गहराई से जानकारी कर लें, वरना बाद में आपको पछताना ही पड़ेगा। वैसे लुटेरी दुल्हन के बारे में मैंने किसी एपिसोड में जिक्र किया है, मुझे एपिसोड नंबर याद नहीं है। अगर किसी को याद हो तो जरूर कमेंट में लिखिएगा। तो इस तरह से गहराई से जांच पड़ताल के बाद ही जीवन के ये रिश्ते किए जाने चाहिए, वरना बाद में पछताने को ही होता है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।